नेक्स्ट पर्क है हमारा 6th पर्क, and 6th perk is free or concessional journey free or concessional journey to transport employees and their family members. देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनका जो एम्प्लॉयर है वो या तो मुफ्त में या फिर छूट पर या फिर मुफ्त में, कंसेशनल मतलब सस्ता है, सस्ते दामों पर या फिर सस्ते दामों पर जर्नीज प्रोवाइड करता है उन्हें या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को। ऐसे में वैल्यू ऑफ द पर्क विजिट क्या रहेगा? देखिए अगर तो एम्प्लॉयर एक एयरलाइंस है, एयरलाइंस कोई एयरलाइंस कंपनी है और वो एयरलाइन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मुफ्त में या फिर सस्ते दामों पर जर्नी प्रोवाइड कर रही है, दिस इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉयर एक रेलवे कंपनी है, रेलवेज है, रेलवे के एम्प्लॉयज को भी अगर फ्री या सस्ती जर्नी प्रोवाइड हो रही है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स पे नहीं करना। और इन्हें छोड़ के अदर्स, अदर ट्रांसपोर्ट कंपनीज में क्या आ जाएगा? लाइक रोडवेज, लाइक रोडवेज। यहां पर वैल्यू ऑफ पर्क टैक्सेबल रहेगा। एंड वैल्यू ऑफ पर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्विस ऑफर टू पब्लिक, जिस दाम पर बाकी जनता को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो वैल्यू ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी। सो अगर आप किसी एयरलाइन कंपनी में या रेलवे कंपनी में जॉब करते हैं और आपको कोई मुफ्त या सस्ते दामों पर जर्नी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप एयरलाइंस या रेलवेज को छोड़कर किसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको ऐसा पर्क मिल रहा है, ऐसे में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपकी कंपनी जनता को, नॉर्मल जनता को उस सर्विस का कितना चार्ज कर रही है और उसमें से आप माइनस करेंगे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ पर्क। सिंपल। 7th पर्क, पर्क विजिट in case of interest free loan, interest free loan or loan at concessional rate of interest। देखिए पैसे की जरूरत तो कभी ना कभी हर किसी को पड़ जाती है।
एक एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपने एम्प्लॉयर से उधार ले लिया, लोन, और उसके एम्प्लॉयर ने उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया कि भाई मैं तुम्हें 2 लाख का लोन देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, तुम बस मुझे 2 लाख वापस कर देना, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देना, मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा, 2 लाख रुपए का लोन लिया और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो 8% चल रहा था, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंसेशनल रेट दे दिया। कंसेशनल रेट मतलब सस्ता रेट दे दिया। उसने आपको बोला कि तू मुझे सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे कर दियो, दैट्स इट, उसी में मैं काम चला लूंगा। सो दो केसेस हुए। या तो आपको लोन मिल रहा है बिना किसी इंटरेस्ट के, या फिर आपको आपका एम्प्लॉयर लोन दे रहा है लेकिन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दिस इज अ पर्क, और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखें आप। वैल्यू ऑफ पर्क कैसे कैलकुलेट होगा आप ये देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ पर्क, स्टेप 1। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखिए कि हर महीने के एंड पर कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड पर आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग खड़ा है। मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया है और 2 लाख का लोन अभी आपने रीपे करना शुरू नहीं किया। आपने लोन लिया 1/4 को, 1/4 को आपने लोन दिया। आपने 31 मई तक, पहले 30 अप्रैल लेते हैं, आपने 30 अप्रैल तक कुछ भी पे नहीं किया, तो 30 अप्रैल को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा? 2 लाख। उसके बाद 31 मई के बीच बीच में, 30 से 31 के बीच में आपने 50,000 पे कर दिया, वापस कर दिया। तो 31 मई को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बनेगा? 1,50,000। सिमिलरली आपने 10,000 और पे कर दिया 30 जून 2019 से पहले पहले, तो 30 जून 2019 को आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 1,40,000। सो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हर महीने के एंड पर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना खड़ा है। ये कैलकुलेट करने के बाद आप स्टेप 2 पर चलेंगे, और स्टेप 2 में आप देखेंगे कि एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 1 अप्रैल को? 1 अप्रैल, आपको सिर्फ 1 अप्रैल का रेट देखना है। किसका? एसबीआई का, किसी और बैंक का नहीं और किसी और डेट का नहीं। आप देखिए कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, आपका फाइनेंशियल ईयर है 19-20, तो 19-20 के लिए 1 अप्रैल 2019 को आप देखेंगे कि एसबीआई का उस तरह के लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ठीक है जी, देख लिया। स्टेप 3, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आप स्टेप 2 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया उसको हर महीने जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर अप्लाई करिए, और देखिए कि जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए
रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टेप 3 में जो आया उसमें से माइनस कर दीजिए रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टू बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टेप 3। जो रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग will be the taxable perquisite। रिमेनिंग क्या होगा? स्टेप 3 में से स्टेप 4 का अमाउंट माइनस कर दीजिए, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पर्क। इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर कर ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पर्क क्या है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सो यहाँ पर लिखिए नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा? लोन ले रहे हैं तब भी टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट, जब आपने लोन लिया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एम्प्लॉय को कोई बीमारी है और कोई स्पेसिफाइड बीमारी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, एक लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट ने। अगर उस लिस्ट में जो डिजीजेस मेंशन्ड हैं, उस लिस्ट में जो बीमारियां मेंशन्ड हैं, अगर उनमें से अगर एम्प्लॉय को किसी तरह की कोई डिजीज है और उस बीमारी के इलाज के लिए उसने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, ऐसे में उस टैक्स के ऊपर उसको कोई, उस लोन के ऊपर उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी। अगर उसने लोन लिया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उसे टैक्स पे नहीं करना। दूसरा, अगर आपने टोटल अमाउंट ऑफ लोन लिया है 20,000 या 20,000 से कम, अप टू 20,000, 20,000 तक का अगर आपने टोटल लोन लिया है एक साल में, तो आपको टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 20,000 तक आप लोन ले सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। लेकिन 20,000 से ज्यादा का अगर आपने लोन लिया है तो फिर आपको ये ऊपर वाले 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज इट इन दिस पर्क इंटरेस्ट फ्री लोन। एक इलस्ट्रेशन देखिए। मिस्टर मोहित टेक्स इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना इंटरेस्ट के वो लोन ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से ऑफ ₹18,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। और किस दिन ले रहा है? ऑन 15th April 2019। He takes another interest free loan। उसके बाद वो एक और वैसा ही इंटरेस्ट फ्री लोन लेता है। कितने का? ऑफ ₹10,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। अपने एम्प्लॉयर से एक और लोन लेता है 10,000 का। कौन सी डेट को? 1/10/2019। Is there any tax liability? Is there any tax liability of Mr. Mohit? क्या मिस्टर मोहित को कोई टैक्स पे करना है? हाँ जी, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिए। भारती यस, शिवानी यस,
क्यों क्यों करना है उसे टैक्स पे? योर आंसर्स आर करेक्ट कि टैक्स पे करना है. भारती सेज बिकॉज इट एक्सीड्स 20,000. वेरी गुड भारती. देखिए, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर. शिवानी सेज बिकॉज इट एक्सीड्स 20,000. वेरी गुड. यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 15 दिन के अंदर अंदर 18,000 का लोन ले लिया मोहित ने, और 1/10/2019 को उसने एक और लोन ले लिया 18,000 का, जिसको मिला के उसका टोटल लोन हो गया 28,000. यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है. हाँ जी, उसने 15 को लोन लिया और 15 से लेकर 1 तारीख तक उसका लोन 20,000 से कम था. तो यहां से लेकर यहां तक उसको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. उसको टैक्स पे करना शुरू करना पड़ेगा 1 अक्टूबर से, क्योंकि 1 अक्टूबर से उसका जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 से ज्यादा हो गया. सो उसको 1 अक्टूबर से लेके 31/3 तक उसका जो वैल्यू है लोन का वो 20,000 से ज्यादा हो गया. यहाँ पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. टैक्स टू बी पेड ऑन 28,000. 28,000 पर या वैल्यू ऑफ पर्क. टैक्स टू बी पेड ऑन द वैल्यू ऑफ पर्क. और वैल्यू ऑफ पर्क आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए. ठीक है जसप्रीत, एकदम ठीक है जी. तो यहां से लेकर यहां तक तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि 20,000 से कम तक का लोन था. और यहां से क्योंकि उसका जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 से ज्यादा हो गया, तो उसको जो टैक्स पे करना है, कैलकुलेशंस उसकी यहां से स्टार्ट होंगी बेटा. यहां तक आपको टेंशन की जरूरत नहीं है. एक और इलस्ट्रेशन करते हैं. इलस्ट्रेशन 18. मिस्टर शिवम. मिस्टर शिवम टेक्स इंटरेस्ट फ्री लोन. कितने का लोन ले रहा है वो? 6 lakhs का लोन ले रहा है ऑन 1/8/19 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस. उसने अपने घर का निर्माण करना है और इस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से 6 लाख का. ये लोन वो वापस करेगा, रीपे करेगा. दिस लोन इज रीपेबल इन 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स. 60 महीने में वो इस लोन को वापस करेगा, थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स करके. और ये रीपेमेंट वो साथ की साथ नहीं करना शुरू करेगा. ये रीपेमेंट वो स्टार्ट करेगा नवंबर के महीने से. हमें कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन. अगर एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम. यहाँ पर सबसे पहले आप ये चेक करें, क्या लोन का जो अमाउंट है 20,000 से ज्यादा है? यस. सिंस लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है, आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. और स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप स्टेप 1 में क्या देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. आउटस्टैंडिंग बैलेंस at the end of every month.
यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, डेट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ऐसा करते हैं, एक टाइमलाइन बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? बताएं, मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 6 लाख का लोन है, वो 60 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेगा। सो उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 10,000 की। हर महीने वो 10,000 रुपए पे करेगा। ठीक है जी। टाइमलाइन बनाते हैं। 1/4/2019 को स्टार्ट हुआ हमारा ईयर। 1/8/2019 को उसने 6 लाख का लोन लिया। उसने रीपेमेंट यहां से स्टार्ट करी 1/11/2019 से, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया खत्म। आपको सिर्फ यहीं तक कैलकुलेशंस करनी है, आपको 60 इंस्टॉलमेंट्स तक की कैलकुलेशंस नहीं करनी। आपका सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का कंसर्न है, दैट्स इट। सो यहां से लेकर यहां तक तो उसका जो बैलेंस है वो 6 लाख ही रहा। यहां से लेकर यहां तक उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 लाख रहेगा। यहां पर उसने 10,000 की पेमेंट कर दी, 10,000 की रीपेमेंट कर दी। ठीक है जी, ये कहा गया है। आइए देखते हैं। उसने लोन लिया 1/8 को। इस महीने का एंड कब होगा? 31 अगस्त 2019। क्या उसने कोई रीपेमेंट करी? नहीं करी, तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना? 6 लाख। अगले महीने का एंड, अगला महीना कौन सा? अगला महीना इज सितंबर। सितंबर में भी उसने रीपेमेंट नहीं करी, तो उसका पूरा 6 लाख खड़ा रहा। 31/10/2019 तक भी उसने कोई रीपेमेंट नहीं करी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6 लाख। 1 नवंबर को उसने 10,000 पे किया, तो आपको महीने के एंड में देखना है। आपको महीने के एंड से मतलब है, महीने का एंड कौन सा? 30 नवंबर। 30 नवंबर को आप मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा। 30 नवंबर से पहले वो 10,000 पे कर चुका है। नितिश सिमरन 5,90,000, 5,90,000, क्योंकि वो 10,000 पे कर चुका है। नंदिनी वेरी गुड। सिमिलरली दिसंबर के एंड में कितना होगा? अब उसने 10,000 पे करना शुरू कर दिया है यहां से, तो उसका बैलेंस और कम हो जाएगा। 31 जनवरी 2020 को 5,70,000। 29 फरवरी 2020 5,60,000। 31/3/2020 को 5,50,000। अब आप क्या करेंगे? आप इन सब का कर लीजिए टोटल। इसका टोटल बना 46,50,000 टोटल। अब आपको वैल्यू ऑफ पर्क निकालना है। वैल्यू ऑफ पर्क इज इक्वल टू 46,50,000 मल्टीप्लाई बाय SBI का लेंडिंग रेट कितना है? 10% इंटू 1/12 इंटू 1/12। This comes out to 38,750। सो इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है। टैक्स टू बी पेड ऑन
दिस अमाउंट, इसके ऊपर उसे टैक्स पे करना है। नितिश 1/12 क्यों किया? देखिए बेटा, 1/12 करने का लॉजिक क्या है मैं आपको बताती हूँ। या तो आप क्या करें कि हर स्टेप पे 1/12 करें, या तो हर स्टेप पे 1/12 करें। कैसे? देखिए, 6 लाख का 10% इंटू 1/12, फिर 6 लाख का 10% इंटू 1/12, फिर यहाँ पर हर जगह पर आप क्या करें, 5,90,000 का 10% इंटू 1/12। हर स्टेप पे ऐसा करने की बजाय आप क्या करें, आप टोटल का 1/12 कर देना। बात तो वही है। हाँ जी, एम आई क्लियर टू यू नितिश? ओके जी, नितिश इज क्लियर रिगार्डिंग दिस पॉइंट? किसी और को कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है तो बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो न्यू पॉइंट है वो हम कल डिस्कस करेंगे।